चलिए, तो टुडे वी विल टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। ट्रीटमेंट ऑफ या ट्रीटमेंट इन कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये एम्स का प्रोटोकॉल है, लेकिन हर सुबह चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट स्टडीज हैं, नई डिजीज है, बहुत सारी चीजें हिट एंड ट्रायल मेथड पे स्टार्ट कर दी जाती हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। अब जैसे हम लोग कहते हैं किसी को वायरल फीवर हो गया, तो दिन भर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल दिन भर दो। कभी कभी बुखार आ रहा है तो जब बुखार आए तब पैरासीटामोल दो। इसी तरीके से कोविड-19 के ट्रीटमेंट में हम लोग कहते हैं जो सीवियरिटी हो उसको देखते हुए ट्रीटमेंट दो। राइट, अगर माइल्ड डिजीज है तो यहाँ पे बहुत मिनिमम कुछ ओरल ड्रग्स आप स्टार्ट कर दीजिए, अभी देखेंगे। मॉडरेट डिजीज हो तो कुछ दवाएं और आप ऐड कर दीजिए। सीवियर डिजीज है तो पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करिए, और अब पेशेंट को ज्यादातर इंट्रावीनस या सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस दोगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में हम लोग कहते हैं पेशेंट में कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, ब्रेथलेसनेस नहीं है। चाहे जितनी खांसी करें, चाहे जितना सोर थ्रोट हो, चाहे डायरिया हो, चाहे नेजल ब्लॉकेज हो, चाहे साइनोसाइटिस हो, चाहे बॉडी पेन हो, चाहे कितना भी फीवर हो, वो चीज आपका माइल्ड में ही रहेगा। जब हम लोग कहते हैं मॉडरेट डिजीज है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं अब ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हुई, सांस फूलना स्टार्ट हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहले 94 कहते थे, अब 93 सैचुरेशन पे आ गए हैं, क्योंकि 94 वाले भी बहुत सारे पेशेंट एडमिट होने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग कह सर रहे हैं लोग तो 85 80 तक भी अच्छा फील कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली 85 कट ऑफ है, लेकिन अब किसी को 85 कह दो और उसकी डेथ हो जाए तो जिंदगी भर तुम्हें छोड़ेगा नहीं यार। इसलिए सेफर साइड पे आप 90 बोलो। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं सीवियर डिजीज कहेंगे अगर बिना ऑक्सीजन लगाए सैचुरेशन 90 से कम है, और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ग्रेटर देन 30 पर मिनट से ज्यादा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी ऑफ डिजीज एंड सीवियरिटी डिपेंड्स ऑन ब्रेथलेसनेस। कितना सिंपल है। और फिर हम लोग देखेंगे अगर कोई कोमॉर्बिड इंसान है तो उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीवियरिटी ज्यादा है, बेहतर ज्यादा होगी। बेहतर है कि ऐसे पेशेंट को होम आइसोलेट ना करें, अगर कहीं बेड मिल जाए तो आइसोलेशन वार्ड में या वार्ड में कहीं पे भी एडमिट करा दें, ताकि अगर पेशेंट की कंडीशन खराब हो तो उसको शिफ्ट किया जा सके। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया सब कुछ है। ये आपका एक तरीके से जैकपॉट है, जिसमें ट्रीटमेंट से रिलेटेड एम्स ने सारे गाइडलाइंस दे रखे हैं मोटे मोटे तौर पे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019, तो पहली चीज लिख लेते हैं डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी। राइट, सीवियरिटी ऑफ डिजीज। और सीवियरिटी डिपेंड्स किस पे? सीवियरिटी डिपेंड्स ऑन ब्रेथलेसनेस एंड SpO2। तो हम लोगों ने पहले भी पल्स ऑक्सीमीट्री, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब चीजें देख रखे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना। किसी को कितना भी फीवर आए, आप उसके बेसिस पे उसमें उसका ना एडमिशन कराना है कहीं जाके, ना दुनिया भर की और दवाएं स्टार्ट करनी है। सीवियरिटी का मतलब है कि ब्रेथलेसनेस हो, SpO2 कम हो पेशेंट का। अच्छा, राइट। और SpO2 93 से कम हो एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस। तो हम लोग कह देते हैं जब सीवियरिटी की बात करते हैं, डिजीज क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हम लोग कह देते हैं इट कैन बी माइल्ड, इट कैन बी मॉडरेट, और इट कैन बी सीवियर। माइल्ड डिजीज, तो यहाँ पे लिखना ये जरूरी है। माइल्ड डिजीज की अगर बात करें तो लिख सकते हैं यहाँ पे पहली लाइन, नो ब्रेथलेसनेस। राइट, अगर ब्रेथलेसनेस प्रेजेंट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, तो ये आपका मॉडरेट होगा, ये आपका सीवियर होगा, डिपेंडिंग कि कितना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो माइल्ड डिजीज हो गई, फिर उसके बाद आपकी मॉडरेट डिजीज हो गई। इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें इसी हिसाब से ड्रग देना है।
देन फाइनली रेड से कर देते हैं सीवियर डिजीज। सीवियर डिजीज का मतलब सीवियर कोविड-19 डिजीज। नो ब्रेथलेसनेस, यहाँ पे हम कहेंगे जो हमारे पास सिम्टम है, चलिए किसी को हाई ग्रेड फीवर है, हल्का फुल्का नहीं, तो भी ये आपका माइल्ड डिजीज है। कितना भी ज्यादा बॉडी एक हो, माइल्ड डिजीज है। कितना भी ज्यादा खांसी हो, माइल्ड डिजीज है। कितना भी पेशेंट में स्नीजिंग हो, माइल्ड डिजीज है। ठीक है, सोर थ्रोट हो, माइल्ड डिजीज है। तो ऐसे केसेस में हमें कहना है कि भाई घर बैठो, होम आइसोलेशन। अभी देखेंगे होम आइसोलेशन में क्या क्या मेडिसिन देते हैं हम लोग। होम आइसोलेशन, राइट। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे ओरल मेडिकेशंस। ये भी नहीं कि कोई दवा नहीं लेनी है, बिल्कुल लेनी है, ओरल मेडिकेशंस, राइट। ये सब चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब डिजीज को क्लासिफाई कर रहे थे, लेकिन ट्रीटमेंट से का मेन आपका बेस यही है। मॉडरेट डिजीज की बात करें तो हम लोग कहेंगे अब ब्रेथलेसनेस प्रेजेंट है, तो दो यहाँ पे चीजें हैं पैरामीटर्स। एक रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 24 पर मिनट से ज्यादा हो जाए। चलो कोविड के पेशेंट में इंसान खुद ही अपना नाप ले, कोई और तो नापता नहीं रेस्पिरेटरी रेट। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सैचुरेशन आपका लेस देन 93% है, बट अभी भी 90 से ज्यादा है। ठीक है, 93 से कम हो गया है। तो हम लोगों ने समझ लिया था पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, छोटी छोटी सांसें लेगा जल्दी जल्दी। और क्योंकि यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स डैमेज हो गए हैं, तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाएगा, जो कि पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं अब पेशेंट को घर बैठाना ठीक नहीं है, हम लोग कहते हैं एडमिट इन वार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी डेफिनेट नहीं है, लेकिन जो हम लोग ट्रीटमेंट्स देते हैं, हम लोग यहाँ पे एंटीवायरल्स स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे स्टीरॉइड्स स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन स्टार्ट कर देते हैं, या इकोस्प्रिन भी दे सकते हैं, बट ऑन एनी गिवन डे एस्पिरिन से अच्छा है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग कहते हैं किसी में बहुत सीवियर डिजीज है। सीवियर डिजीज का मतलब है पहला क्राइटेरिया रेस्पिरेटरी रेट आपका ग्रेटर देन 30 पर मिनट है, और दूसरी चीज है सैचुरेशन इनका कम हो गया लेस देन 90%। अब डिजीज सीवियर है, होम आइसोलेशन तो छोड़ दो, अगर बेड मिल जाए ऊपर वाले के रहमो करम से, तो यहाँ पे एडमिट कहाँ पे करेंगे हम लोग, इन आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। और यहाँ पे बहुत सारे जतन करने पड़ेंगे। क्या क्या करने पड़ेंगे, एंटीवायरल वगैरह तो दोगे ही, और अपग्रेड कर दोगे। अब फेबी फ्लू से आगे चले जाओगे रेमडेसिविर से। रेमडेसिविर खूब चल रही दवा, बहुत से डॉक्टर लोग ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक हार्टेड पीपल, तो यहाँ पे रेमडेसिविर। दूसरी चीज हम लोग कहते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन तो चलेगा ही, स्टीरॉइड भी चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ड्रग्स आ जाती हैं जैसे इंटरल्यूकिन 6 एंटागोनिस्ट, जिसको आप लोग कहते हो टॉसिलीजुमैब। और कुछ ड्रग्स और कुछ मैकेनिज्म्स आ जाते हैं, मतलब पेशेंट को हमें देना पड़ सकता है प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी के लिए बड़े मिसकंसेप्शंस हैं, कौन डोनेट कर सकता है कौन नहीं, उसकी भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है जिसको कोविड हो चुका हो वही डोनेट कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, या कोई इम्यूनाइज्ड हो। प्लाज्मा थेरेपी, और पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, लोग भागे भागे घूम रहे हैं, यहाँ पे तो केवल O2 सपोर्ट की जरूरत होगी, या हाई फ्लो नेजल कैनुला से काम चल जाएगा, लेकिन आगे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है आईसीयू में, डिपेंडिंग ऑन कि कितना डिस्ट्रेस है आपके पेशेंट को। इसके पहले कि मैं एक एक ड्रग की बात करूं, कुछ प्रेस्क्रिप्शन दिखाने की बात करूं, समझ लेते हैं किनमें सीवियरिटी ज्यादा हो सकती है, किस तरीके से क्लासिफाई किए हैं, वन मोर लास्ट टाइम। उसके बाद कुछ पेशेंट के प्रेस्क्रिप्शंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो मेन मेन ड्रग्स यूज हो रही हैं उनकी बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट डोज क्या है, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, एग्जैक्ट आपका कितने ड्यूरेशन तक ड्रग देंगे, किसमें कितना देंगे, ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बहुत पैनिक इन्वॉल्व है, तो जो चीज जानो उसको कायदे से जानो, राइट। दवा से ना मार दो किसी को।
अमृत नहीं है दवा, यहाँ पे सब हिट एंड ट्रायल है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग डिजीज को क्लासिफाई कर लिए हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर कोई ब्रेथलेसनेस नहीं है, विदाउट ब्रेथलेसनेस, तभी हम लोग कहेंगे माइल्ड डिजीज है। इसके अलावा कुछ भी हो पेशेंट को, ठीक है, तो भी हम लोग क्लासिफाई किसमें करेंगे, माइल्ड डिजीज में। यहाँ पे होम आइसोलेशन और जो भी केयर हो पाएगी करेंगे। कुछ हम लोग सिम्टोमेटिक मेडिसिन देंगे, जैसे आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अभी बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासीटामोल, कोई खांसी का सिरप, खासकर ड्राई कॉफ का सिरप। सेकंड हम लोग आ जाते हैं मॉडरेट डिजीज है, कैसे जानेंगे कि मॉडरेट या सीवियर है, रेस्पिरेटरी रेट और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय पल्स ऑक्सीमीटर। यहाँ पे हमने वार्ड में एडमिट करना है पेशेंट को। स्टीरॉयड स्टार्ट कर सकते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, आगे चल के देखेंगे। इसके अलावा लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, एनॉक्सापारिन, और बाकी जो आपने माइल्ड डिजीज में दिया था वो कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे एंटीवायरल भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे फेबिफ्लुएनॉल, लेकिन कोई रोल है नहीं, बस ब्लैक मार्केटिंग चल रही है दवाओं की। फिर हम लोग बात कर रहे हैं अगर किसी को सीवियर डिजीज हो, तो ऐसे केसेस में हमें मिथाइल प्रेट तो देना ही है, डोज बढ़ा देना है। पहले 0.5 से 1 मिलीग्राम पर केजी देते थे, अब 1 से 2 देने लगे हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, एनॉक्सापारिन वगैरह देना है। इसके अलावा अगर डिजीज सीवियर है तो रेमडेसिविर और टॉसिलीजुमैब, ठीक है। इसमें कुछ ड्रग्स आपकी एफडीए से अप्रूव नहीं है, लेकिन ठीक है अगर मरीज की जान बच जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग कह देते हैं प्लाज्मा थेरेपी। इसका भी कोई डेफिनेट इंडिकेशन नहीं है, लेकिन ठीक है अगर सारी ड्रग्स फेल हो गई हो, प्लाज्मा मिल रहा हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ट्राइंग इट। फिर हम लोग कहते हैं हाई रिस्क वाले ग्रुप कौन है, इनकी भी बात हम लोगों ने कर लिया था, जिनमें डिजीज सीवियरिटी हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज ग्रेटर देन 60 ईयर्स, कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, किसी को डायबिटीज हो, किसी को हाइपरटेंशन हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, एड्स हो गया हो किसी को, लंग डिजीज, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज मतलब स्ट्रोक, पैरालिसिस वगैरह का अटैक आया हो, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओबेसिटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है डिजीज को हम लोग किस तरीके से सीवियरिटी क्लासिफाई करते हैं। कुछ ज्यादा ही सिंपल है। ये मत भूल जाओ कि सिम्टम के अलावा हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी कराए थे। इन्वेस्टिगेशन से भी आइडिया लग जाता है कि किसी में क्या प्रोबेबिलिटी है सीवियर डिजीज होने के, उसी हिसाब से हमें प्रिपेयर्ड रहना है। ये एक जनरल एजम्पशन है। अगर हमें लगता है किसी में माइल्ड डिजीज है और वो कोमॉर्बिड है, तो हाँ उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, भले ही माइल्ड सिम्टम हो। एज अगर मान लो 99 ईयर्स हो तो उनको एडमिट कराना है, सेंचुरी लगा के जाए वो, ठीक है। चलिए तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार फिर से उस चार्ट की, जिसमें हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस देखे थे, और इन्वेस्टिगेशंस भी थोड़ा बहुत हिंट कर देते हैं कि डिजीज सीवियर होगी कि नहीं होगी। सारे इन्वेस्टिगेशंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जितना डिटेल हो सकता था उतने डिटेल में, ठीक है। उस इससे ज्यादा डिटेल एटलीस्ट तुम लोगों को पेशेंट मैनेजमेंट तक नहीं लगेगा। वही चीज ट्रीटमेंट के साथ भी होगा। तुम लोग किसी भी कोविड-19 के पेशेंट को फुली ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। वेंटिलेटर नहीं चला पाओगे, इंट्यूबेट नहीं कर पाओगे, दवाएं सब लगा दोगे। चलिए तो हम लोगों ने कहा था सबसे पहले हम लोगों ने RT-PCR कराया था, ठीक है। रियल टाइम पीसीआर, बल्कि कहें रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। साइकिल थ्रेशोल्ड देखा था, और इस तरीके से अगर साइकिल थ्रेशोल्ड 35 से ज्यादा है मतलब कम डिजीज है, 25 से कम हो गया मतलब वायरल लोड ज्यादा है, डिजीज सीवियर होने के चांसेस ज्यादा है। सीटी सीवियरिटी स्कोर हम लोगों ने कहा था अगर ये 15 से ज्यादा है, सीटी स्कैन बहुत गड़बड़ आया है, इसका मतलब है लंग डैमेज ज्यादा है, पेशेंट में ऑक्सीजन की जरूरत या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा हम लोगों ने कहा था किसी का RT-PCR ना हुआ हो, केवल कोविड हो गया हो, मतलब केवल सीटी स्कैन हुआ हो, तो हम लोग वहां पे कोरेट्स स्कोर से सीटी स्कैन देख के सस्पेक्ट कर सकते हैं कोरोना है कि नहीं है। सीआरपी हम लोगों ने देखा था 100 से ज्यादा हो, इंटरल्यूकिन 6 आपका 100 से ज्यादा हो, डी डाइमर
1 माइक्रोग्राम पर ml से ज्यादा हो। इसके अलावा फेरेटिन, LDH, ESR सब कुछ हम लोगों ने कराया था। अगर इनकी वैल्यूज नॉर्मल से कहीं ज्यादा हो तो डिजीज सीवियरिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉमन सेंस लगा के अगर डिजीज सीवियरिटी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो होम आइसोलेशन के बजाय अगर सिम्टम कम भी हों तो मॉडरेट सीवियरिटी हो सकता है उसको आगे चल के हो जाए, हमें पेशेंट को एडमिट कराना है हॉस्पिटल में, ठीक है, वार्ड में। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया था। आइए हम लोग देखते हैं प्रेस्क्रिप्शंस किस तरीके से हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। एक एडल्ट है, घर पे उसने डॉक्टर को टेलीमेडिसिन से फोन किया कि भाई क्या दवा ले लें। एडल्ट में अगर हम लोग देखें प्रेस्क्रिप्शन, क्या क्या दवाएं आपको मेंशन कर देनी है एटलीस्ट, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम लोग सारी दवाएं इसके पहले टेलीमेडिसिन से नहीं दे सकते थे, लेकिन कोविड में टेलीमेडिसिन से मतलब बिना मरीज को एग्जामिन किए टच किए हम लोग कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एडल्ट में, एक प्रेस्क्रिप्शन ले लेते हैं, देखते हैं डॉक्टर साहब ने मरीज को क्या एडवाइस किया था। अभी हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों को भी, काफी लोगों को मैंने ये ट्रीटमेंट शेयर किया है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पेशेंट को माइल्ड डिजीज है, माइल्ड, अभी मैं ट्रीटमेंट एक्चुअली पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया पहली ड्रग डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। डॉक्सीपाल का मतलब है डॉक्सीसाइक्लिन। चलिए यहाँ पे डॉक्सी लिख लिया, 100 मिलीग्राम की टेबलेट ले लिया, कह दिया बीडी खाते रहो, कब तक, 7 डेज, हम लोग 3 to 7 डेज। दूसरा हम लोगों ने कह दिया एजीथ्रोमाइसिन ले लो, एजी नाम से आएगी, बहुत दुनिया भर के नाम, 500 मिलीग्राम ओडी। चलो ठीक है, इनको भी 5 to 6 डेज दे दिया, ठीक है। आइडली हम लोग 5 डेज देते हैं। आइवरमेक्टिन दे दिया 12 मिलीग्राम, ठीक है, फॉर 3 डेज ओनली। आइवरमेक्टिन एंटी हेलमिंथिक ड्रग है, लेकिन यहाँ पे आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है। इसके अलावा भर भर के लोग खिला रहे हैं लिम्सी, मतलब विटामिन सी, 500 मिलीग्राम ओडी। घर में सब लोग कभी जिंदगी में लिम्सी देखे ना रहे हो, लेकिन आज सबको पता है लिम्सी खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एक मल्टी विटामिन दे दो, है ना, जिंकोविट दे दिया जाता है, कुछ लोग बीकासूल कैप्सूल दे देते हैं, कुछ लोग A to Z दे देते हैं। अब इसके अलावा इतना है अगर, तो चलो हमने कह दिया माइल्ड वाले में इतना तो दे ही दो। कॉफ सिरप वगैरह भी है, बात करेंगे उनकी। फिर उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमें लग रहा है कि मॉडरेट में जा रहा है तो कुछ एंटीवायरल से स्टार्ट करोगे। एंटीवायरल्स में हमारे पास फेबिफ्लू है, अभी देखेंगे इसका साइंटिफिक नेम क्या है। कैल्शियम भी दे दिया इन्होंने, विटामिन डी भी दे दिया, और डोलो, ठीक है। 500 से काम नहीं चला, इनको लगा 650 दे दो तभी बुखार उतरेगा। अब देखो, अगर यहाँ पे डिजीज सीवियरिटी बढ़ी, SpO2 लेस देन 93% हुआ, अब मिथाइल प्रेडनिसोलोन मेड्रॉल नाम से टैबलेट्स आती हैं, 4 मिलीग्राम से लेके 32 मिलीग्राम तक, एटलीस्ट इसको भी 5 डेज देना है। अभी केवल देखते जाओ, ऐसा ना सोचो कि मैं बस बताते हुए चला जा रहा हूँ, अभी मैं केवल ड्रग से अवेयर कर रहा हूँ बस, ठीक है। बिना मतलब के किसी को माइल्ड डिजीज हो फेबीफ्लू मत दो, माइल्ड डिजीज हो पेशेंट को स्टीरॉइड मत दो, ठीक है। ये एक जनरल प्रेस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं कि अगर टेली मेडिसिन हुआ है किसी का 95 से कम है तो उसको बता दो कि कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन, कुछ एक्स्ट्रा केयर या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी, अदरवाइज शुरू की 5 मेडिसिन जरूर लो अपार्ट फ्रॉम पैरासीटामोल। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि अगर ब्रेथलेसनेस इंक्रीज हो, खांसी ज्यादा हो, तो पेशेंट को नेबुलाइज कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट आपके जैसे लियोलिन, ब्यूडेट, ठीक है, इप्राट्रोपियम, इन सारे चीजों से पेशेंट को भाप दिला सकते हो, नेबुलाइजेशन। तो एक प्रेस्क्रिप्शन अगर देखा जाए तो लगभग कुछ आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। हमें एक्सप्लेन करना होगा, ये नहीं कि जब उसकी डिजीज सीवियर हो जाएगी तब बताएंगे सीवियर का ट्रीटमेंट क्या है, हो सकता है उसके पहले वो ऊपर वाले को प्यारा हो गया हो। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, एक स्टेप आगे बताते हैं कि हाँ अगर सैचुरेशन फॉल हो तो आपको ये चीजें करनी है, हॉस्पिटलाइज होना है, और कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन के इंतजाम रखो, ऑक्सीजन का इंतजाम रखो। आइए अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो हम लोगों ने कहा था बच्चों में डिजीज सीवियर नहीं होती है। उसका रीजन भी आप लोगों को बताया गया था कि बच्चों में डिजीज सीवियर क्यों नहीं होती है। लगता है मैं सोच तो रहा था उस स्लाइड को लेना, लेकिन भूल गया। लेट मी चेक, ठीक है, बच्चों वाली कल दिखा दूंगा मैं।
आजकल इतने फोन आ जाते हैं कि मैं डिसोरिएंटेड हो जाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बच्चों में बहुत माइल्ड डिजीज होगी, तो जब माइल्ड डिजीज पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट, ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड डिजीज, ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड डिजीज, माइल्ड डिजीज, ठीक है। मतलब हम लोग कह देते हैं माइल्ड कोविड 19। तो हम लोगों ने माइल्ड किस बेसिस पे कहा था? माइल्ड हम लोगों ने कहा था नो ब्रेथलेसनेस। बाकी सिम्टम्स आप लोग जान रहे हो, मतलब जो रेस्पिरेटरी रेट है दैट इज लेस देन 24 पर मिनट एंड SpO2 is still greater than 93%, राइट, देयर इज नो ब्रेथलेसनेस। तो वहीं से हम लोग टॉप 5 ड्रग्स को ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, अभी डोज वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले टैबलेट आइवरमेक्टिन, फिर हम लोग बात कर लेते हैं टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन। चलो ठीक है, लिखते चलते हैं थोड़ा बहुत डोज, लेकिन पूरे शेड्यूल की बात आज नहीं करेंगे एटलीस्ट। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम। थर्ड हम लोग कह देते हैं टैबलेट एजीथ्रोमाइसिन, एजीथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम। ये तीन तो आपके मस्ट हैं। इसके अलावा पेशेंट को आप कह दोगे कि हाँ कॉफ सिरप ले सकते हो, जो सबसे ठीक सिरप है। हम लोग आजकल सिरप एलेक्स दे रहे हैं, ठीक है। जो कॉफ सिरप होगा वो ड्राई कॉफ का होगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बलगम अर्ली डिजीज में नहीं आता है। इसके अलावा हम लोग फिफ्थ पेशेंट को टैबलेट पैरासीटामोल दे देंगे 500 मिलीग्राम टू 650 मिलीग्राम, कॉलपोल, पैरासीटामोल, क्रोसिन, एनीथिंग। फिर हम लोग कह देते हैं पेशेंट में विटामिन सी दे दो 500 मिलीग्राम 1 टैबलेट ओडी, और एक इनको पकड़ा दो मल्टीविटामिन टैबलेट मल्टीविट 1 टैबलेट ओडी। अगर किसी को माइल्ड डिजीज है तो ठीक है, वो अपना टेम्परेचर नापते रहें, SpO2 मेजर करते रहें, ये बेसिक दवाएं हैं, ठीक है। आजकल यहीं पे एंड और हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन पहले ज्यादा थी, अब हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन को हटा के इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग दोबारा इस प्रेस्क्रिप्शन में आए तो जिन्होंने भी ये प्रेस्क्राइब कर रखा है बिल्कुल सही दिया है, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, लिम्सी, जिंकोविट। इसके अलावा पैरासीटामोल और कॉफ सिरप। तो तुम लोगों ने खाई भी होंगी, कुछ लोगों ने ये दवा घर वालों को खिलाई भी होंगी। कोविड इतना ज्यादा फैल गया है कि कितने रिलेटिव बेचारे शहीद हो चुके हैं, ठीक है। और अभी पता नहीं आगे क्या क्या होगा। जो लोग इम्यूनाइज्ड हैं वो लोग बहुत लकी हैं। अगर गवर्नमेंट ने इम्यूनाइजेशन डॉक्टर्स का पहले ना किया होता, अब तक 50% डॉक्टर्स 50 के ऊपर वाले शहीद हो चुके होते। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी, भले ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हो डॉक्टर्स पे, लेकिन डॉक्टर्स इसीलिए आज जिंदा हैं क्योंकि वो इम्यूनाइज्ड हैं। इम्यूनाइज्ड लोगों में किसी भी एज ग्रुप का हो, डिजीज अगर हो भी जा रही है कोविड-19 तो उनमें सीवियरिटी कम है, ठीक है। हमारे यहाँ जो लोग आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं वो आजकल वापस नहीं आ रहे हैं आईसीयू से, लेकिन अगर वो वैक्सीनेटेड है तो पहली चीज है वो आईसीयू में जा नहीं रहे हैं। अगर कोई कोमॉर्बिड डिजीज है तो चलो ठीक है आईसीयू में चले भी गए, बच जा रहे हैं। जो लोग वर्टिकल जा रहे हैं, जिनकी डेथ हो जा रही है आईसीयू वगैरह में, वो 99.9% नॉन वैक्सीनेटेड है। कितने लोगों को जब गवर्नमेंट वैक्सीन लगा रही थी तो वैक्सीन पे भरोसा नहीं था, ठीक है, पॉलिटिक्स नजर आ रही थी, तो उन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया नहीं। ऐसे कितने लोग मेरी जानकारी में हैं, वो भी आज इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कहीं कोई कोविड से रिलेटेड पॉलिटिक्स नहीं है, जहाँ पॉलिटिक्स है वहाँ कोविड बहुत ज्यादा है, ये भी जान लो। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टैबलेट आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, कॉफ सिरप ड्राई कॉफ के लिए, और हम लोग कह देंगे कुछ यहाँ पे टॉनिक देते रहो पेशेंट को, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, दुनिया भर की चीजें दे सकते हो। बाकी पेशेंट से कहो गागल करें, स्टीम इनहेलेशन लें। अभी भी मैं ट्रीटमेंट नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं केवल अभी ड्रग से अवेयर कर रहा हूँ और ये बता दे रहा हूँ कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में इस तरीके से लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आइए कुछ ड्रग्स के दर्शन कर लेते हैं।
जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ आइवरमेक्टिन से स्टार्ट करते हैं, दिस इज टैबलेट आइवरमेक्टिन, ठीक है, ये एंटी हेलमिंथिक कीड़े की दवा है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं टैबलेट आइवरमेक्टिन, आइवर फास्ट नाम से मिल गई मुझे, बहुत सारे 12 मिलीग्राम, राइट। बच्चा होगा तो कल बताएंगे आप लोगों को वेट के अकॉर्डिंग कितनी आइवरमेक्टिन देनी है। टैबलेट आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम। चलिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिख लेते हैं, ओडी फॉर 3 डेज, बस। आइवरमेक्टिन को 3 ही दिन देना है, ये नहीं कि इसको रिपीट किए रहो जब तक कोविड ठीक ना हो जाए। आइए आइवरमेक्टिन के अलावा जो दूसरी ड्रग है दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन। अक्सर इसको हम लोग कॉलरा वगैरह में यूज करते थे, डायरिया में यूज करते थे, तो हम लोग यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन के भी दर्शन कर ले रहे हैं। डॉक्सी ने गुड लक दे दिया है, डॉक्सीवेल नाम से है, टैबलेट डॉक्सी 100 मिलीग्राम, हम लोग कह देते हैं बीडी खाओ 5 डेज के लिए। तो यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन दे दिया, ठीक है। अभी भी अगर किसी को डायरिया हो, खासकर कॉलरा हो, तो डॉक्सीसाइक्लिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। लेकिन हम लोग डायरिया वायरिया नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एक आइवरमेक्टिन की बात कर लिया, दूसरा डॉक्सी की बात कर लिया, तीसरा यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन। अब देखो ये सब एंटीबायोटिक्स और एंटी हेलमिंथिक ड्रग हैं, काम कुछ ना करना है इनको, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, कुछ स्टडीज कहती हैं कि अगर ये सारी दवाएं दे रहे हैं तो पेशेंट में डिजीज सीवियरिटी कम हुई है, या ऐसे पेशेंट की मॉर्टेलिटी कम हुई, या ड्यूरेशन ऑफ डिजीज कम हुआ। हम लोग कह देते हैं टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम, 1 टैबलेट ओडी फॉर 5 डेज। एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड है, एंटीबायोटिक है, सब लोग जानते हो। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, सब नहीं देना है। ये जो 2-4 ड्रग दे रहे हैं यही बहुत है। तो हम लोगों ने आइवरमेक्टिन दे दिया, डॉक्सीसाइक्लिन दे दिया और एजिथ्रोमाइसिन दे दिया। बच्चा होगा तो डोज हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दे दिया जाता था, आजकल इसको नहीं दे रहे हैं। याद रखो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ, ठीक है, अब नहीं दे रहे हैं तो इसकी बात ज्यादा नहीं करेंगे। 400 मिलीग्राम। ECG हो जाए उसके बाद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एरिथमिया करा सकता है, ओके, QT इंटरवल वगैरह प्रोलॉन्ग करा सकता है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आजकल नहीं दे रहे हैं, एम्स ने कहा है कि दो। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, और एक ड्रग की और बात कर लिया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। एग्जैक्टली क्या शेड्यूल है, किसमें देंगे, किसी में क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या साइड इफेक्ट है, ये सब हम लोग किसको रिपीट कर सकते हैं कल देखेंगे। और आइए देखते हैं, पेशेंट को एक सिरप भी दोगे, सिरप अगर दिया जाए तो ड्राई कॉफ का सिरप दोगे। हमारे पास सिरप एलेक्स है, बच्चा होगा तो एलेक्स जूनियर आता है उसके लिए, तो हम लोग कहते हैं कॉफ सिरप, सिरप एलेक्स, कॉफ सिरप देंगे पेशेंट को, ठीक है। और ये कॉफ सिरप हम लोग कहते हैं ड्राई कॉफ होता है पेशेंट में, ड्राई कॉफ। तो यहाँ पे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन कंटेनिंग, लीवोसिट्रजिन कंटेनिंग हम लोग सिरप देते हैं, सिरप एलेक्स 5 ml TDS। तो ड्राई कॉफ का सिरप देते हैं। हम लोग कहते हैं अगर गले में ज्यादा खिचखिच है तो टैबलेट लीवोसिट्रजिन या मॉन्टेयर LC, ये भी 1 टैबलेट सोते समय दे सकते हैं। HSOD, ये सब बात करेंगे, केवल एक आइडिया दे रहे हैं क्योंकि कॉफ भी बहुत सीवियर सिम्टम है। 10 मिलीग्राम ODHS। अभी ये जान लो कि अगर किसी को खांसी आ रही हो, आज के लिए अभी पूरा शेड्यूल नहीं बता रहे हैं, कि हाँ ये सिरप बहुत ही इफेक्टिव है, सस्ता सा सिरप है एलेक्स। और आइए कॉलपोल, पैरासीटामोल, लिम्सी, ये सब तो तुम लोग खा खा के पेट भर लिए होगे। यहाँ पे हम लोग कॉलपोल की बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोग 650 वाले में कंफर्टेबल है कि बुखार तो चढ़े ही ना। अरे बुखार नहीं चढ़ेगा तो पता कैसे चलेगा कि किसी को कोविड है भी कि नहीं है। जो लोग फैला रहे हैं ज्यादातर एसिम्टोमेटिक है, उनको बुखार ही नहीं आया, वो चिल कर रहे हैं अपना, घर में ओल्ड लोगों को दे रहे हैं। तो बुखार आए तो ज्यादा अच्छा है कोविड में, बस पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में ना जाए। तो हम लोग बात कर रहे हैं टैबलेट कॉलपॉल
650 मिलीग्राम 1 टैबलेट SOS। अगर दिन भर बुखार है तो ठीक है, हम लोग कह सकते हैं इसको TDS दे सकते हैं, या इवन 6 आवरली 6 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं। पैरासीटामॉल के अलावा कॉम्बीफ्लॉम, नेप्रॉक्सिन ये सब ना यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोगुलोपैथी, ब्लीडिंग और क्लॉटिंग से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन भी आते हैं। तो हम लोगों ने जो कोई भी आपके ड्रग्स मेनली माइल्ड डिजीज में यूज होते थे उनकी बात कर लिए। अब अगर हम लोग कहें किसी में डिजीज सीवियरिटी ज्यादा है, मान लीजिए किसी में मॉडरेट डिजीज है, मॉडरेट डिजीज होगी तो हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे स्टीरॉयड यूज कर सकते हैं। स्टीरॉयड में मेनली हम लोग मिथाइल प्रेड यूज करते हैं, मतलब मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इसके अलावा हम लोग एंटीवायरल्स पे आ जाते हैं। अभी रेमडेसिविर के बजाय हम लोग फेबी फ्लू की बात करते हैं, फेबी फ्लू। और यहाँ पे तीसरी चीज हम लोग लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, जो कि हमारा एनॉक्सापारिन है, सब क्यूटेनियस देते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट, खासकर अगर किसी का डी डाइमर बढ़ा हुआ है, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है। तो 3 ड्रग का यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। कल जो भी प्रॉपर डोज होगी, जिस तरीके से हमें पूरा शेड्यूल फॉलो करना होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और ये सब देखते हुए चलना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन की। ठीक है, स्टीरॉइड है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मिथाइल प्रेड, मेड्रॉल इंजेक्शन होता है तो सॉल्यूमेड्रॉल नाम से आता है, तो हम लोग कहते हैं टैबलेट मेड्रॉल या टैबलेट मिथाइल प्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं 4 मिलीग्राम से लेके ये आपका 32 मिलीग्राम तक की टैबलेट आती है। कल डिस्कस करेंगे कितने दिन कितनी डोज से देंगे, फिर टेपर करके बंद करेंगे। स्टेरॉइड आपका अगर 5 दिन से ज्यादा दिया है, डायरेक्ट बंद नहीं करना है। मिथाइल प्रेड के बाद हम लोग कह देते हैं और जो दूसरी ड्रग है दैट इज आपका फेबी फ्लू। ठीक है, फेबी फ्लू हम लोग कह रहे हैं। अब हम लोग आगे जो फ्लू में यूज करते थे एंटीवायरल ड्रग यूज्ड इन फ्लू, जैसे बर्ड फ्लू। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग है फेबी फ्लू, और यहाँ पे आपकी जो ड्रग का नाम है दैट इज टैबलेट फेविपिराविर, फेविपिराविर। ठीक है, तो फेबी फ्लू देते हैं। आइए तो देखते हैं, बहुत ढेर सारी टैबलेट देनी पड़ती हैं, 200 मिलीग्राम की टैबलेट आती हैं। पेशेंट से शुरू में कहते हैं 9 टैबलेट खा जाओ, पेशेंट डिजीज से ना मरे, दवा से मर जाए। ठीक है, 200 मिलीग्राम की टैबलेट डे 1 पे हम लोग कहते हैं, डे 1 पे कहते हैं 1800 मिलीग्राम ले लो, मतलब 9 टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी 200 मिलीग्राम की। डिटेल जो है कल बताएंगे। तो फेबी फ्लू हो गया। इसके अलावा हम लोग कहते हैं पेशेंट को लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन देंगे, दिस इज एनॉक्सापारिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। ठीक है, सब क्यूटेनियस लगाते हैं, दिस इज लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, एनॉक्सापारिन, खासकर अगर डी डाइमर आपका डिरेंज हो। ठीक है, तो हम लोग इसको ज्यादातर कह देते हैं 60 मिलीग्राम सब क्यूटेनियस ओडी ले लो। ठीक है, और डिटेल बाद में बात करेंगे। एनॉक्सापारिन के बाद अब मैं कह रहा हूं पेशेंट में डिजीज सीवियर है, सीवियर डिजीज, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ड्रग और ऐड हो जाते हैं। पहला हमारे पास इंजेक्शन रेमडेसिविर आईवी देंगे, इंट्रावीनस, और दूसरा हम लोग कहते हैं अगर पेशेंट के पास इतना बजट हो, टॉसिलीजुमेब। टॉसिलीजुमेब आपका एंटी इंटरल्यूकिन 6 है, एंटागोनिस्ट, राइट। और रेमडेसिविर आपकी एंटीवायरल ड्रग है। अब रेमडेसिविर आया कहाँ से, ये आपका किसके अगेंस्ट बना था, एक और एपिडेमिक आएगा अगर जो लोग बच जाएंगे इससे, कोरोना वायरस से। इबोला आया हुआ था, इबोला वायरस की वीडियो देखोगे, कोरोना वायरस में तो बॉडी पैक वैक करके किसी तरीके से दे देते हैं। इबोला वायरस डिजीज में इतनी ज्यादा दिक्कत है कि बॉडी को कितनी बार पैक करते हैं और ऐसे उसको डंप करते हैं कि तुम लोग सोचोगे तो डर बैठ जाएगा तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, तो ये इबोला वायरस के अगेंस्ट ड्रग थी, इंजेक्शन रेमडेसिविर, इसको यूज कर रहे हैं। इन दोनों ड्रग्स के भी दर्शन कर लो, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं कल बताऊंगा। बहुत ज्यादा काला बाजारी चल रही है इंजेक्शन रेमडेसिविर की,
ठीक है। तो हम लोग इंजेक्शन रेमडेसिविर की भी बात करेंगे। 100 मिलीग्राम हम लोग आईवी देते हैं और इस ड्रग को भी हम लोग 5 दिन देते हैं। और अगर हम लोग बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पता नहीं कोई फायदा करेगा कि नहीं करेगा, इंजेक्शन घर अपना जरूर बेच देगा, हम लोग कहते हैं इंटरल्यूकिन 6 एंटागोनिस्ट। ठीक है, हम लोगों ने कहा था यही इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा हुआ था, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ, बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ गए जैसे सीआरपी, फेरेटिन एंड ऑल दैट, और उन्होंने टिश्यू डैमेज बहुत किया। तो इसको हम लोग कहते हैं इंजेक्शन, किस नाम से आया है इनके पास, चलिए हम लोग वही लिखते हैं, इंजेक्शन टॉसिलिजुमैब। ठीक है, बहुत महंगा इंजेक्शन है और ज्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज किया जाता था ये। टॉसिलिजुमैब 400 मिलीग्राम आईवी, केवल एक लगाना है, एक ही कोई लगवा ले, बहुत बड़ी बात है। इतना जतन करने के बाद भी कोई फायदा हो, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने टॉसिलिजुमैब की बात कर ली, रेमडेसिविर की बात कर ली, अभी वेंटिलेटर और प्लाज्मा थेरेपी की बात ही नहीं किया है। फिर हम लोगों ने बात कर ली एनॉक्सापारिन की, फेविपिरावीर की, फेविफ्लू मतलब, मिथाइल प्रेड की, पैरासीटामोल की, एलेक्स की, लिम्सी वगैरह की बात ही नहीं किया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की, एजिथ्रोमाइसिन की, डॉक्सीसाइक्लिन